अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक हुई। बैठक में कई फैसले लिए गए। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दी गई, जिसमें इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली और वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए जमीन ट्रांसफर पर फैसला लिया गया। देहरादून में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कार्यक्रम सीएम धामी पहुंचे और जहां सीएम धामी का अभिनंदन भी किया गया। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने आयोजित किया कार्यक्रम। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य का तेजी से विकास हो रहा, इसके साथ ही पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाएं भी तेजी के साथ में सुधर रही है। कि उन चुनौतियों पर भी हम ही लोगों को काम करना है। जो हमारी निर्माण इकाइयां हैं, अनेक नए पुनर्निर्माण के काम, आधारभूत ढांचे को बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सारे काम, आप सब लोग उसके मुख्य बिंदु हैं। आप लोगों से ही वो शुरू होता है। तो हमें जो प्रदेश के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक अवसरों पर ये कहा है और सबसे पहले केदार धाम से उन्होंने कहा था कि ये जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीवनदीप आश्रम में चल रहे महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यज्ञ पूजन किया। 17 मार्च तक चलने वाले महारुद्र यज्ञ में कई साधु संत भी शामिल हुए। वहीं आश्रम पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यज्ञशाला में बैठकर यज्ञ किया है और ब्राह्मणों ने उनको उनके मंगल का, उनके कल्याण हेतु आशीर्वाद दिया। दिल्ली से खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पौड़ी गढ़वाल सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भी ये मुलाकात हुई। अनिल बलूनी ने जेपी नड्डा का आभार जताया। बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया और अनिल बलूनी ने इसके बाद में न्यूज 18 के साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत की। अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद दिया और बताया कि उनके राज्यसभा सांसद रहते हुए मंजूर किए गए पौड़ी तारामंडल का कल भूमि पूजन होगा और इसका नाम सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और अब पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अनिल बलूनी जी। सर, आपको कल बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल से आपको उम्मीदवार बनाया है। किस तरह से आप इस यात्रा को देखते हैं? देखिए, एक तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आभारी हूं और अपने तमाम जो हमारी नेतृत्व है, जिन्होंने मुझे गढ़वाल की जनता के बीच में भेजा है वहाँ की सेवा करने के लिए। एक सबसे बड़ी जो हमारी समस्या हमारे उत्तराखंड में और विशेषकर गढ़वाल में जो है, पलायन की है। और जब तक पलायन को रोकने के लिए इस प्रकार के कदम नहीं उठाए जाएंगे, कहीं रोजगार का सृजन करना, कहीं पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये जब सब कुछ नहीं होगा तो कैसे हम लोग इस सबको रोक पाएंगे। हमने पलायन के खिलाफ एक युद्ध लड़ना है और उस युद्ध के लिए हम तैयार हैं। आज इस प्लानिटोरियम का कल हम लोग भूमि पूजन करेंगे और मुझे उत्तराखंड के अपने सभी भाई बहनों को बताते हुए इस बात का है कि ये जो प्लानिटोरियम है, ये स्वर्गीय हमारे जो देश के पहले सीडीएस थे, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनके नाम पर, हम जनरल बिपिन रावत के नाम पर इसका नाम रखेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौड़, रेपिड 3, दिल्ली। कांग्रेस ने पौड़ी सीट पर गणेश गोदियाल को उम्मीदवार बनाया। गोदियाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहां पर गोदियाल वर्सेस अनिल बलूनी का मुकाबला होने से पौड़ी सीट बेहद हाई प्रोफाइल और हॉट सीट बन गई है। गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि उनके पास भी पौड़ी की जनता का साथ है। बहुत अच्छा रहेगा, कांग्रेस के पक्ष में रहेगा, माता बहनों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, युवा साथियों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा
और एक बुलंद आवाज जो 10 वर्षों से संसद में मौन है गढ़वाल की, वो आवाज मेरी आवाज के रूप में लोग वहां भेजेंगे। अनिल बलूनी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कुछ बातें उनके पक्ष में होंगी लेकिन कुछ बातें मेरे पक्ष में भी हैं। अनिल बलूनी के पक्ष में ये हो सकता है कि मैंने सुना है कि वो अमित शाह जी के बहुत करीबी व्यक्ति हैं, इसलिए अमित शाह जी उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगा सकते हैं, धन शक्ति लगा सकते हैं, और जिस बाहुबल के लिए अमित शाह जी जाने जाते हैं वो बाहुबल लगा सकते हैं। लेकिन मेरे साथ मेरी ईमानदारी है, मेरी साफगोई है और वहां की जनता के प्रति मेरा समर्पण है। कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोयल जिनका साफ तौर पे कहना है कि यह आकलन पब्लिक को करना है, मीडिया को करना है कि कितना कांटे का मुकाबला पौड़ी गढ़वाल सीट पर होगा। लेकिन कुछ भी कहा जाए, 5 सीटों में इस वक्त पौड़ी सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। बीजेपी ने हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जबकि हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रत्याशी बनाए गए हैं। और उम्मीदवार घोषित होने के बाद में आज गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। बीजेपी ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा। लेकिन हरिद्वार सीट की सियासी डगर बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार भले ही बीजेपी की रीति नीति पर फिट बैठता हो, लेकिन हरिद्वार सीट के सियासी समीकरण कभी भी बीजेपी के अनुकूल नहीं रहे। ये बात अलग है कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर 2 बार से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन तीसरे टर्म में उनके लिए चुनौतियां कम नहीं है। 14 विधानसभा सीटों वाली इस संसदीय सीट पर हरिद्वार जिले की ही 11 सीटें शामिल हैं, जबकि 3 सीटें देहरादून जिले की आती हैं। हरिद्वार की 11 में से सिर्फ 3 पर ही बीजेपी का कब्जा है, जबकि 5 पर कांग्रेस, 2 पर बीएसपी और 1 पर निर्दलीय विधायक है। इसी हरिद्वार में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 11 में से 8 विधानसभा सीट जीती थी। यानी 2019 में बीजेपी हरिद्वार में सियासी तौर पर ज्यादा मजबूत थी, लेकिन 2024 में समीकरण बदले हुए और इसीलिए प्रत्याशी को भी बदलना पड़ा। चैलेंज तो हमेशा रहता है, राजनीति में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत चरितार्थ होती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता चाक चौबंद और चौकस है। हमारे विधायक हैं, हमारे जो विधायक नहीं भी हैं वो बहुत मामूली मार्जिन से पीछे रह गए, तो हमको पूरा विश्वास है। पूरे प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का ही आमना सामना होता है, लेकिन हरिद्वार में बीएसपी भी चुनौती देती रही है। यहाँ के जातिगत समीकरणों की बात करें तो सीट पर मुस्लिम, ओबीसी और दलित वोटर्स का दबदबा है। हरिद्वार में करीब 4.25 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कि कुल वोट का 23% हैं। हरिद्वार में दलित वोटर्स 18%, तो ओबीसी मतदाताओं की संख्या 16% है। बाकी 40% वोटर्स में ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया हैं। यही वजह है कि बीजेपी के थिंक टैंक हरिद्वार पर माथापच्ची करते रहे हैं। चुनाव प्रबंधन में माहिर कुलदीप कुमार को महीने भर पहले ही हरिद्वार में तैनात कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में हरिद्वार विधानसभा को मैं कोई चुनौती नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि पिछली बार भी जब हम चुनाव लड़े थे तो कई लाखों मतों से हमारी विजय हुई थी। तब भी वहां पर हमारे प्रतिपक्षी के रूप में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तब भी बसपा भी चुनाव लड़ रही थी और अन्य साथी भी चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव की राजनीति में चुनाव के रण पे जाती है तो उसमें ये नहीं देखती कि कितना मुसलमान है, कितना हिंदू है, कितना किस कास्ट का है। हम लोग समानता से देखते हैं और समानता के आधार पर जो हमने विकास किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ जो हमारा नारा है, उस नारे को ही हम लोग चरितार्थ करते हैं। हरिद्वार सीट पर बीजेपी के लिए डबल चैलेंज है। यहाँ लोकसभा के साथ साथ मंगलौर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव भी होना है और इस सीट को बीजेपी आज तक जीत नहीं पाई। लिहाजा हरिद्वार में इस बार बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट की परीक्षा होने वाली है। हरिद्वार से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। वहीं रणजीत रावत का कहना है कि हाईकमान जिसे भी टिकट देगी कांग्रेसी पूरे दम के साथ में प्रचार प्रसार करेंगे और अगर हाईकमान उन्हें टिकट देता है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। वहीं रणजीत रावत ने यह भी कहा कि उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी नहीं की।
पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी किसी भी क्षेत्र में है उसको मनसा वाचा कर्मणा से लड़ाएंगे। अगर किसी कारणवश मुझे बनाती है तो मैं भी चुनाव पार्टी के आदेश का पालन करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सर्विस शुरू किए जाने का विरोध शुरू होने लगा है। बॉर्डर की 36 ग्राम सभाओं ने धारचूला तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हेली सर्विस शुरू होने से जहां उनके रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा, वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्र का पर्यावरण भी प्रभावित होगा। साथ ही विरोध में उतरे ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक नहीं लगाई गई तो चीन और नेपाल बॉर्डर के करीब बसी 36 ग्राम सभाएं लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगी। हेलीकॉप्टर यात्रा सेवा किसी भी एंगल से हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वरन हमारे लिए वो हानिकारक है, क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय युवाओं ने, हमारी जनता ने जो वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर पर्यटन से जुड़े क्षेत्र में अपना जो निवेश किया है उसमें तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो MI-17 हेलीकॉप्टर से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कराने का निर्णय लिया गया है। इसके विरुद्ध सीमांत में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि सीमांत के क्षेत्र के लोगों के रोजगार को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ यहाँ लोग 36 ग्राम पंचायत के लोग इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय ले चुके हैं। पिथौरागढ़ से देश की राजधानी दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की कवायद शुरू हो गई है। अलायंस एयर के 42 सीटर प्लेन की ट्रायल लैंडिंग सफल रही और अलायंस एयर का प्लेन पहली बार नैनी सैनी एयरपोर्ट रनवे पर आसानी से उतरा। बीते रोज भी अलायंस एयर के प्लेन ने लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते प्लेन रनवे पर नहीं उतर पाया था, लेकिन दूसरी कोशिश में कोई दिक्कत नहीं हुई। सफल ट्रायल लैंडिंग के बाद में अब दिल्ली के लिए उड़ान की राह आसान हो गई। माना जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर दिल्ली के लिए नियमित उड़ान शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने लोक पर्व फूलदेई सह परिवार धूमधाम से मनाया। सीएम आवास में रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने देहली में फूल और अक्षत रखकर पारंपरिक गीत गाते हुए त्योहार की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को फूलदेई के त्योहार की हार्दिक बधाई देते हुए देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। श्रीनगर गढ़वाल में फूलदेई के मौके पर नन्हे बच्चों ने बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकालकर फूलदेई पर्व को मनाया और प्रदेशवासियों को फूलदेई लोक पर्व की शुभकामनाएं दी। बच्चे हाथों में फूलों की टोकरी लेकर बाजार में नजर आए और बच्चों ने घरों की दहलीज पर फूल डालकर सुख समृद्धि की कामना की। रामनगर में भी फूलदेई के लोक पर्व को धूमधाम के साथ में मनाया गया। फूलदेई को लेकर बच्चों में उत्साह दिखा और बच्चों ने फूलदेई में घरों की दहलीज में फूल और चावल को रखकर समृद्धि की कामना की। फूलदेई का पर्व पूरे पहाड़ में मनाया गया। साथ ही उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोगों ने भी फूलदेई पर्व को धूमधाम से मनाया। चाहे मुंबई हो, लखनऊ हो या फिर दिल्ली NCR हो, हर जगह पर फूलदेई का पर्व मनाया गया। बच्चों ने घरों की देहरी पर फूल और चावल चढ़ाए और सुख समृद्धि की कामना की। फूलदेई का ये त्योहार बसंत के स्वागत में होता है और पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है। लगाओ, अब चावल डालो, चावल डालो। आज पहाड़ में फूलदेई का त्योहार मनाया गया। फूलदेई पहाड़ों पर लोकप्रिय त्योहार है जिसे मनाया जाता है और ये त्योहार बसंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही रंग बिरंगे फूलों से लकदक हो जाते हैं। इन फूलों से सराबोर पहाड़ों में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। सुख समृद्धि का प्रतीक फूलदेई त्योहार उत्तराखंड की गढ़ कुमाऊं संस्कृति की पहचान है। जब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे टोकरियों में पुष्प लेकर घर घर जाके अपने पड़ोसियों की, अपने घर के, अपने नाते रिश्तेदारों के मंगल कामना
जो है करते हैं। ये क्या ऐसा अद्भुत त्योहार है जिसमें बच्चों को आशीर्वाद तो बड़े हमेशा देते हैं, लेकिन फूलदेई ऐसा त्योहार है जिसमें बड़े बच्चों से आशीर्वाद लेते हैं। जब बच्चे घर घर जाते हैं और फूलदेई, छम्मा देई, दैनी द्वार भरी भकार करके अपने बुजुर्गों को आशीर्वाद देते हैं गांव के लोगों को। फूलदेई के त्योहार के दिन बच्चे घर घर जाकर दहलीज पर चावल, फूल, गुड़ आदि गिराते हैं और पारंपरिक गीत गाते हैं। दैनी द्वार भरे भकार, दैनी द्वार भरे। फूलदेई, छम्मा देई, दैनी द्वार भर भकार, यानी कि आपकी देहरी से सजी रहे और घर खुशियों से भरा रहे। सबकी रक्षा हो, आप सभी के अन्न के भंडार हमेशा भरे रहें। पहले अपने घरों में फूलदेई करते हैं और उसमें हमें गिफ्ट मिलते हैं, जैसे कि चावल हो गए, गुड़ हो गए और पैसे हो गए। फिर हम सब बच्चे एक साथ इकट्ठा होके सारे घरों में जाकर फूलदेई करते हैं और वहाँ भी हमें यही सब मिलता है। तो हमें अपने पहाड़ों का फूलदेई बहुत अच्छा लगता है। सभी गांव के सभी बच्चे एकत्र होते थे, हम सभी फूल इत्यादि जमा करते थे और घर घर जाकर बड़ों का आशीर्वाद लेते थे और साथ ही साथ वहां से चावल और गुड़ आदि एकत्र करते थे। तो ये हमारी परंपराओं का बहुत ही प्राचीन समय से ही हिस्सा रहा है। देवभूमि के पहाड़ों में प्रकृति से जुड़े कई त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन बदलती जीवन शैली के कारण अब फूलदेई जैसे त्योहार फीके पड़ रहे हैं। बस जरूरत है पहाड़ के प्रकृति से जुड़े त्योहारों को संरक्षण और संवारने की। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन उससे पहले आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। बागेश्वर में आवारा पशु लोगों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे कि परेशान होकर महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। विकासनगर की सहसपुर के मिसरास पट्टी के ग्रामीणों ने सड़क को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि मिसरास पट्टी गांव की सड़क 2004 से स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी तक नहीं बन पाई। बीजेपी ने गढ़वाल संसदीय सीट से अनिल बलूनी को बीजेपी उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद में कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। कोटद्वार बाजार में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालते हुए अपनी खुशी जाहिर की। बीजेपी से गढ़वाल लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में रामनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। सैनी ने कहा, लोकसभा चुनाव में विपक्षी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। समर्थकों ने ओम घाट पर गंगा का दुग्ध अभिषेक किया। हरिद्वार में उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने क्वालिटी कनेक्ट कार्यक्रम का आगाज किया। इसके तहत में लोगों को जागरूक किया जाएगा। बागेश्वर में डीएम अनुराधा पाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग की। इस दौरान अधिकारियों के साथ में तैयारियों को लेकर चर्चा की। रुद्रप्रयाग में लोकसभा चुनाव की प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। यहां पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। बागेश्वर में फूलदेई पर्व धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने घर जाकर लोगों के घरों और मंदिरों में फूलों से देहरी पूजन किया।